आज की इस YouTube वीडियो में आपका स्वागत है। ये हमारे महामैराथन की तीसरी वीडियो है जिसमें केमिस्ट्री का पूरा तीसरा पार्ट है धातु एवं अधातु। बहुत ही अच्छी तरीके से इसे समझाया जाएगा। कृपया सभी जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिससे आपको अगली वीडियो जो इम्पोर्टेंट वीडियो हैं सभी अच्छी तरीके से बनाई गई हैं प्रश्नों को देखकर आपके पास पहुंच जाए। तो हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 है धातु एवं अधातु। इस पार्ट को इस वीडियो में अच्छी तरीके से समझाया गया है। अगर आप पूरा वीडियो अच्छी तरीके से देख लेंगे तो इस पार्ट से हट के कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। जो इस पार्ट से जो भी आएगा वो इन्हीं क्वेश्चनों में से फंस जाएगा। ठीक है, बहुविकल्पीय भी क्वेश्चन इसी के अंतर्गत आएंगे। आपको बारीकी से पढ़ना है, बिल्कुल बारीकी से, अच्छी तरीके से, ध्यान से, बिना स्किप किए हुए पूरी वीडियो देखनी है आपको। ठीक है, तो पहला है पार्ट, वो तीसरा पार्ट है हमारा केमिस्ट्री का धातु एवं अधातु। धातु है क्या? वास्तव में धातु वे तत्व धातु कहलाते हैं जो, अगर धातु के बारे में आ जाए तो डेफिनेशन के बारे में तब भी लिखना है पूरा, और धातु अधातु के गुण पूछने लगे तब भी इन दोनों को कंपेयर करके लिखना है। ठीक है, और धातु अधातु में तुलना करवाए तब भी ये लिखना है आपको। ठीक है, तो धातु क्या है? वे तत्व धातु कहलाते हैं जो विद्युत व ऊष्मा के सुचालक होते हैं, जिसमें विद्युत प्रवाह हो सकती है। जो तन्य होते हैं, तन्य का मतलब जिनके तार खींचे जा सकते हैं। ठीक है, तीसरा गुण क्या है इसका? जो आघात वर्धनीय होते हैं, अर्थात जिनको हथौड़े से पीटने पर, जो आघात वर्तनीय होते हैं, जिनको हथौड़े से पीटने पर वे टूटते नहीं है। क्या नहीं करते हैं? टूटते नहीं है वो। ठीक है, चौथा पॉइंट है जो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। क्या कर रखते हैं? जो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे धातु कहलाते हैं। ठीक है, यानी जैसे हमारा उदाहरण के लिए सोडियम हो गया, सोडियम है, कॉपर है, और आयरन मतलब Fe है, ये सभी कहलाते हैं हमारे धातु कहलाते हैं। क्यों? Na पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन दान करता है। कॉपर में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो पॉजिटिव कॉपर प्रवृत्ति संयोजकता प्रदर्शित करता है, दो भी होती है इस पर, कहीं तीन भी होती है कॉपर पे संयोजकता, लेकिन होती प्लस की है। आयरन पे भी सही है, आयरन में भी होता है प्लस का आवेश। तो इन पे कैसा होता है? धनायन आवेश होता है धातुओं पर। ठीक है, और ये कैसे होते हैं? सुचालक होते हैं, विद्युत व ऊष्मा सुचालक होते हैं, और इन्हें पीटने पर क्या होता है? ये टूटते नहीं है। ठीक है, ये गुण होते हैं, 4 गुण मैंने लिखवाए हैं मैंने धातु के, इन्हीं की पढ़ लेना अच्छे तरीके से। अब अगला पॉइंट है हमारा अधातु। क्या है हमारा? अधातु। अधातु क्या है? वे तत्व अधातु कहलाते हैं जो सामान्यतः विद्युत तथा ऊष्मा के कुचालक होते हैं, जो तन नहीं होते। बिल्कुल उल्टा है इसका, वो विद्युत ऊष्मा के सुचालक होते हैं, इसमें क्या लिखोगे आप? विद्युत व ऊष्मा के कुचालक होते हैं। जो तन नहीं होते, तन मतलब जिनके तार खींचे नहीं जा सकते, सही है, वो कहलाते हैं तन्य नहीं होते। ठीक है, जो आघात वर्धनीयता ना होकर, मतलब जिन्हें हथौड़े से पीट कर वो टूटते नहीं है, टूटते नहीं है, वही तो होता है आघात वर्धनीय। लेकिन क्या होता है इसमें? ये आघात वर्धनीय ना होकर भंगुर होते हैं, अर्थात जिनको हथौड़े से पीटने पर वे छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं। धातु कैसे होते हैं? वे टूटते नहीं है, और ये क्या होता है? टूट जाते हैं। तो उल्टा विपरीत गुण आ रहा है इसमें। जो सामान्यता वो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, ये क्या रखते हैं? जो सामान्यता धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। जैसे क्या है हमारा? जैसे हमारा सल्फर, सल्फर, ऑक्सीजन O2, सल्फर, ऑक्सीजन, ब्रोमीन। देखो ऑक्सीजन जो होता है उस पर क्या, एक ऑक्सीजन है हमारा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संयुक्त कितनी होती है ऑक्सीजन की? आपको पता होगा, दो होती है, दो नेगेटिव की। सल्फर पे भी होती है, ब्रोमीन में भी होती है, ब्रोमीन में एक होती है नेगेटिव की, लेकिन होती तो ऋणात्मक आवेश होते हैं। तो अधातु पर कैसे आवेश पाया जाता है? ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, सही है, ऋणायन आवेश होता है इस पर। तो इसके मैंने एग्जाम्पल आपको बताए हैं, देखो इसे ध्यान से देखना। एक है हमारा कॉपर, आयरन, जो धातु के उदाहरण हैं कॉपर, आयरन तथा सोडियम आदि। आप जब धातु की डेफिनेशन लिखो तो उसके नीचे जैसे लिख देना, ये कॉपर, आयरन तथा सोडियम आदि। और अधातु के उदाहरण जैसे हमारे हैं सल्फर, ऑक्सीजन, ब्रोमीन आदि। ठीक है, अगला है टॉपिक हमारा उपधातु। उपधातु क्या है? कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो धातु एवं अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। ये तत्व हम क्या कहलाते हैं? हमारे उपधातु कहलाते हैं।
कुछ तत्व जो होते हैं वो कैसे क्या करते हैं, धातु के गुण भी दर्शाएंगे और धातु के भी, मतलब आघातवर्धनीय होते हैं और विद्युत ऊष्मा के सुचालक भी होते हैं और कुछ मात्रा में भी कुचालक भी होते हैं, मतलब दोनों के तरीके से गुण प्राप्त होते हैं उसमें। ठीक है, तो वो कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं हमारे, जिसमें दोनों गुण होते हैं, धातु अधातु के दोनों गुण प्रदर्शित होते हैं, वो कहलाते हैं हमारे उपधातु। उपधातु कौन से हैं, एक आर्सेनिक, एंटीमनी। आर्सेनिक ऐसा हमारा उपधातु है, जैसे इसे गर्म करते हैं तो ये धातु की तरह कार्य करने लगता है आर्सेनिक। तो ठीक है, तो हमारे जो उपधातु के गुण हैं वो आर्सेनिक और एंटीमनी में पाए जाते हैं। ये कैसे, आर्सेनिक को AS से दर्शाते हैं, ए कैपिटल, एस छोटा मतलब स्मॉल, एंटीमनी को SB से दर्शाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना ये बात। तो ये है हमारी सक्रियता श्रेणी। ठीक है, तो सबसे अब जैसे कौन सी धातु है, पोटेशियम, फिर उससे कम Na, सोडियम, फिर उससे कम कैल्शियम, मैग्नीशियम, फिर उससे कम एल्यूमिनियम, फिर उससे कम जिंक, फिर उससे कम आयरन, उससे कम Pb लेड, उससे कम हाइड्रोजन। तो सबसे 3 खानों में डिवाइड किया गया है इसे। तो इससे अधिक, सबसे अधिक ये वाली है, उससे कम ये वाली, फिर उससे कम ये वाली। ठीक है, ध्यान रखना ये बात आप। तो इस तरीके से इसका आगे तक इसे समझाया गया है। पिछली वीडियो में मैंने इसे समझाया था, तो अच्छी तरीके से इसे ध्यान रखना दोस्तों। तो इसमें हाइड्रोजन से ऊपर वाली जो अधिक कविक्रियशील है धातु हैं और उससे ये कम कविक्रियशील धातु हैं। तो मैंने इस पिछली वीडियो में आपको अच्छी तरीके से समझाया था। अब आगे बढ़ते हैं, इसे नोट कर लेना आप, जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा खनिज। बहुत बार पूछे गए हैं ये क्वेश्चन, इसलिए अच्छी तरीके से इस पर ध्यान देना। खनिज क्या है, खनिज के बारे में ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछे जा चुके हैं, जिससे आप इसे अगर पढ़ लेंगे तो आपको ही फायदा होगा। तो ध्यान से देखना वीडियो। पहला क्या है हमारा, प्रकृति में खनिज, पहला खनिज टॉपिक है। इसमें प्रकृति में धातु तथा उसके यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम खनिज कहते हैं। जो धातु होती हैं, जैसे सोडियम है हमारा, लोहा है, एल्यूमिनियम है, जैसे एल्यूमिनियम है हमारा। ठीक है, एल्यूमिनियम जो होता है वो प्रकृति में बॉक्साइट के रूप में प्राप्त होता है। बॉक्साइट का सूत्र आप जानते होंगे, क्या होता है बॉक्साइट का सूत्र, Al2O3 इंटू 2H2O। तो ये बॉक्साइट का सूत्र है। देखो ये प्रकृति में इस रूप से पाया जाता है एल्यूमिनियम बॉक्साइट के रूप में। फिर इसे क्या करते हैं हम, इस बॉक्साइट को अयस्क मान लेते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम कम खर्चे में प्राप्त किया जा सकता है। जिससे कि देखो यहाँ पर अयस्क की डेफिनेशन क्या है, तो खनिज की आपने डेफिनेशन पढ़ ली। प्रकृति में धातु तथा उसके यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। अयस्क क्या है, जिस खनिज से शुद्ध धातु सरलतापूर्वक तथा कम खर्चे में प्राप्त की जा सकती है, अयस्क कहलाती है। ठीक है, जैसे बॉक्साइट का सूत्र होता है Al2O3 इंटू 2H2O, अभी बताया था मैंने। ये बॉक्साइट अयस्क मान लिया गया है। क्यों, क्योंकि इसमें कम खर्चे से, इसमें आसानी से हम एल्यूमिनियम प्राप्त कर सकते हैं। तो उस खनिजों को जिससे हम धातु सरलतापूर्वक प्राप्त कर सकते हैं, धातु को सरलतापूर्वक प्राप्त कर सकते हैं, तो वो क्या मान लेते हैं, उसे अयस्क मान लेते हैं। तो हमने इसे अयस्क मान लेते हैं। इसे बैकसाइड क्या है हमारा, अयस्क है। सभी जो अयस्क होंगे, जितने भी हम अयस्क मानेंगे, वो क्या होंगे, सभी खनिज होंगे। ये मैंने यहाँ पर लिखा भी है, सभी अयस्क खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि जरूरी तो नहीं है हमें सभी से सरलतापूर्वक धातु मिल जाए, हम उस सबको अयस्क मान लें। ठीक है, तो अयस्क वही होंगे जिससे हम सरलतापूर्वक धातु मिल जाए। ठीक है, तो ये डेफिनेशन अच्छी तरीके से पढ़ के जाना। ठीक है, अगली डेफिनेशन है हमारी, ये भी डेफिनेशन काफ़ी बार पूछी जा चुकी है, अधात्री या मैट्रिक्स। अयस्क से प्रायः मिट्टी, बालू, चूना तथा पत्थर आदि अशुद्धियों को रूप में मिले होते हैं। अयस्क में क्या होता है, प्रायः मिट्टी होती है, उसमें बालू, चूना, पत्थर आदि बहुत सी अशुद्धियाँ इसमें मिली होती हैं अयस्क में, जो हमें मतलब जिसमें जैसे बॉक्साइट है, इसमें बहुत सी अशुद्धियाँ मिली हुई हैं, अशुद्धियों के रूप में मिले होती हैं। इन्हें क्या कहते हैं, हम अधात्री अथवा मैट्रिक्स कहते हैं। ये काफ़ी बार पूछी जा चुकी है, अधात्री और मैट्रिक्स की डेफिनेशन, इसे याद रखना। अयस्क में जो मिट्टी, बालू, चूना तथा पत्थर आदि अशुद्धियों के रूप में मिले होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम अधात्री या मैट्रिक्स कहते हैं। अगली डेफिनेशन हमारी धातु कर्म। अयस्क से भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया को क्या कहते हैं, धातु कर्म कहते हैं। सही है, ध्यान रखना। अयस्क से भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रिया द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है, धातु कर्म कहलाती है। और ये अयस्क होता है, उससे हम 3 प्रक्रम करते हैं, तब जाके हमें शुद्ध धातु मिलती है। क्या करते हैं, पहले हम अयस्क का सांद्रण करते हैं, यानी अयस्क में जो कंकड़ पत्थर होते हैं उसे सांद्रित करते हैं, मतलब उसे निकालते हैं। फिर क्या करते हैं,
धातु का निष्कर्षण करते हैं। तो जो धातु में इसमें अयस्क में जो और मात्रा प्राप्त होती है, जैसे ऑक्सीजन वगैरह या कुछ और भी जो होते हैं सल्फाइड एक्सो में, अन्य चीज़ हम निकाल देते हैं, धातु का निष्कर्षण करते हैं, धातु का शोधन, फिर निष्कर्षित धातु का हम शोधन करते हैं। तो हम एक एक करके इस पर आगे बढ़ते हैं। पहला है हमारा अयस्क का सांद्रण। धातु कर्म की 3 प्रोसेस हैं जिससे हमें शुद्ध धातु मिलती है। पहला प्रोसेस क्या है हमारा, अयस्क का सांद्रण। अयस्क से मिट्टी, रेत आदि अशुद्धियों आदि को दूर करने को अयस्क का सांद्रण कहते हैं। मैंने भी बताया था आपको कि अयस्क का सांद्रण क्या है। देखो, धातु कर्म करने के बाद में हमें शुद्ध धातु मिलती है। पहले हम क्या करते हैं, अयस्क लेते हैं। अयस्क जो ऐसा खनिज चुनते हैं जिससे हम धातु सरलतापूर्वक प्राप्त कर सकें, वही कहलाता है हमारा अयस्क। तो अयस्क का क्या करते हैं, पहले सांद्रण करते हैं, उसमें जो मिट्टी, रेत आदि अशुद्धियाँ होती हैं उसे दूर करते हैं, ये कहलाता है हमारा अयस्क का सांद्रण कहलाता है। अयस्क का सांद्रण हम 3 विधियों से कर सकते हैं, ध्यान रखना। एक है हमारा, मैंने आगे लिखा है इसे, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। इसमें गुरुत्व सांद्रण की निम्न विधियां हैं। कौन कौन सी विधि मैंने बताई थी आपको, गुरुत्व पृथक्करण विधि, झाग पिलवन विधि, और अगली है हमारी चुंबकीय पृथक्करण विधि। 3 विधि है हमारी ये सांद्रण की। तो गुरुत्व पृथक्करण विधि एक एक करके इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, जिससे आपको परेशानी ना हो। वैसे ये आती नहीं है विधियाँ ज़्यादा, लेकिन इसके बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। देखो, पहली विधि है हमारी गुरुत्व पृथक्करण विधि। गुरुत्व पृथक्करण विधि में देखो क्या होता है, इस विधि द्वारा भारी अयस्क को, जैसे SnO2 तथा Fe3O4 का सांद्रण किया जाता है। महीन पिसे हुए अयस्क को, चूर्ण को पानी से भरे हुए तालाब में खूब खलबलाते हैं। ऐसा करने पर पानी में घुलने वाली अशुद्धियाँ घुल जाती हैं तथा कम घनत्व वाली अशुद्धियाँ जल के ऊपर की ओर रहती हैं तथा अधिक घनत्व वाले अयस्क के कण नीचे बैठ जाते हैं। जल की धारा बहाकर पानी में घुलने वाली तथा कम घनत्व वाली अशुद्धियाँ दूर कर दी जाती हैं। क्या करते हैं इसमें, तालाब में पहले क्या करते हैं, यहाँ पर इस गुरुत्व पृथक्करण विधि आ जाए लिखने के लिए, तो क्या करेंगे, आप एक चित्र बना देंगे इस तरीके से ढलान वाला। यहाँ पर कीप रख देंगे, यहाँ अयस्क रख देंगे, यहाँ पर इसमें पानी डालेंगे, तो पानी में जो अशुद्धियाँ होंगी वो घुलकर अलग हो जाएंगी, और जो मोटे कंकड़ होंगे उसके अयस्क के जो वो होंगे कण, वो यहीं पर रह जाएंगे बीच में, यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख देंगे दूसरी विधि क्या हमारी, झाग पिलवन विधि। इस विधि के द्वारा मुख्यतः सल्फाइड अयस्क, इसमें ध्यान रखना, अगर झाग पिलवन विधि आ जाए तो वो आप नोट कर लेना, झाग पिलवन विधि पूछी जा सकती है, सही है। तो झाग पिलवन विधि आपको ध्यान रखना है, नोट कर लेना चाहें, झाग पिलवन विधि एक बार पूछी गई है तो इसे पढ़ लेना अच्छे तरीके से। इस विधि में अगर पूछे, बहुविकल्पी में पूछने लगे कि झाग पिलवन विधि किस अयस्क का सांद्रण करती है, तो सल्फाइड अयस्क का, ध्यान रखना, ये बात नोट कर लेना। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण होता है इससे, जैसे कापर पैराइड, इसमें देखो सल्फाइड है, सल्फर है नहीं है, तो इस विधि के द्वारा मुख्यतः, झाग पिलवन विधि के बारे में सुनो, झाग पिलवन विधि, इस विधि के द्वारा मुख्यतः सल्फाइड अयस्क जैसे कापर पैराइड का सूत्र होता है CuFeS2, तो कापर पैराइड का सूत्र है ये। सिल्वर ग्लांस, बस एक ही याद रखो, कापर पैराइड, और एक गैलेना PbS का सांद्रण किया जाता है। जब सल्फाइड अयस्क को तेल और जल के मिश्रण में डालते हैं तब सल्फाइड अयस्क उसमें उपस्थित अशुद्धियों की तुलना में तेल द्वारा शीघ्र भीगते हैं। सल्फाइड अयस्क में उपस्थित अशुद्धियाँ सल्फाइड अयस्कों की तुलना में पानी द्वारा शीघ्र भीगती हैं। इस प्रकार तेल और पानी में बने हुए सल्फाइड अयस्क के निलंबन से जब वायु प्रभावित करते हैं तब सल्फाइड अयस्क के कण झाग बनकर ऊपरी सतह पर आ जाते हैं, तो अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती हैं। देखो इसमें क्या करते हैं, अगर शॉर्ट भाषा में सुनो, दूसरा क्या है हमारा, झाग पिलवन विधि। इसमें एक टैंक लेते हैं, मैं जो बोल रहा हूँ उस तरीके से लिख देना चाहें। एक टैंक लेते हैं, उसमें पानी भरा होता है। पानी भरने के बाद में इसमें एक नली रखते हैं इस तरीके से, ठीक है, नली रखते हैं, नली लगाते हैं समकोण पर मुड़ी हुई, जो समकोण के आकार की है, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे लिख देना। एक टैंक लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, फिर समकोण पर नली, पानी लेते हैं, पानी के बाद उसमें समकोण पर मुड़ी हुई एक नली लेते हैं, इसमें बारीक पिसा हुआ अयस्क डाल देते हैं। डालने के बाद इसमें थोड़ा चीड़ का तेल मिला देते हैं जिससे वो अच्छी तरीके से अयस्क भीग जाए, चीड़ का तेल, ठीक है। चीड़ का तेल मिलाने के बाद इसमें हम जोर से फूंक मारते हैं तो जो कण होते हैं वो झाग की सहायता से ऊपर एकत्रित हो जाते हैं, जो अयस्क के कण होते हैं, और अशुद्धियाँ होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं। बस ये लिख देना आप, ठीक है, पूरे नंबर मिल जाएंगे आपको झाग पिलवन विधि। और ये आपको पता है किसका सांद्रण होता है, इससे सल्फाइड अयस्कों का। अगली विधि हमारी चुंबकीय पृथक्करण विधि। इसमें क्या होता है, जब अयस्क चुंबकीय होता है अथवा अन्य पदार्थ अनुचुंबकीय होते हैं, मतलब अशुद्धि अनुचुंबकीय होती हैं, या फिर क्या होगा, जब अशुद्धियाँ चुंबकीय होंगी या अयस्क अनुचुंबकीय होगा। इसमें देखो
क्या करते हैं, रोलर वाला, एक रोलर वाला प्रयोग है इसमें। घिरनियों पर क्या होता है, इस तरीके से घिरनियाँ घूमती रहती हैं, घिरनियाँ जो होती हैं वो एक पट्टे की सहायता से घूमती रहती हैं। इस पर क्या करते हैं हम, पिसा हुआ ऐश इसमें डालते हैं और रोलरों की सहायता से इसमें जो चुंबकित ऐश होता है वो तो पास गिरता है, यहाँ पर गिरेगा, और जो अशुद्धियाँ होती हैं वो दूर गिरती हैं। क्यों, ये लोहे के कारण, चुंबकित होने के कारण यहाँ जो ऐश होता है वो चुंबकित ऐश इसके पास गिरता है और अशुद्धियाँ दूर गिरती हैं। ये होती है हमारी चुंबकीय पृथक्करण विधि तीसरी। अब आ जाओ अगले टॉपिक पर। ये विधियों को थोड़ा बहुत जानना जरूरी है, वैसे आती नहीं है। झाग विधि पूछी गई थी, तो झाग विधि को आप समझ लेना, अच्छे तरीके से लिख लेना, ठीक है। धातु का निष्कर्षण। अब अगला टॉपिक आ जाओ दूसरा। मैंने आपको 3 विधियां बताई थी धातु कर्म की। पहला हो गया धातु का सांद्रण, अब है धातु का निष्कर्षण। अब धातु के निष्कर्षण में जितनी भी विधियां हैं सब इंपॉर्टेंट हैं, सब एक हर बार किसी न किसी पेपर में पूछी गई हैं, तो इसलिए अच्छी तरीके से पढ़ना, आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सांद्रित अयस्क को, धातु का निष्कर्षण होता क्या है, सांद्रित अयस्क से धातु प्राप्त करने की पूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं, धातु का निष्कर्षण कहते हैं। मतलब जो सांद्रित अयस्क होता है उससे हम क्या निकालते हैं, धातु निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, हमारी धातु का निष्कर्षण कहलाती है। तो पहला पॉइंट है हमारा निस्तापन। ये कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, निस्तापन। निस्तापन होता क्या है वास्तव में, निस्तापन की प्रक्रिया में सांद्रित अयस्क को इतना गर्म करते हैं। निस्तापन की प्रक्रिया में क्या करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से डेफिनेशन लिखी गई है, अच्छी तरीके से याद कर लेना, लिख लेना, नोट कर लेना। निस्तापन की प्रक्रिया में सांद्रित अयस्क को इतना गर्म करते हैं कि उसमें से वाष्पशील पदार्थ निकल जाते हैं। यानी जो सांद्रित अयस्क होता है उसे इतना गर्म कर देते हैं कि जो वाष्पशील हो या नमी हो वो सब कुछ निकल जाए, वाष्पशील पदार्थ निकल जाए, मतलब वाष्पशील पदार्थ भी निकल जाए उसके साथ में, वाष्प बन के निकल सकते हैं। परंतु अयस्क को पिघलने नहीं दिया जाता, इतना गर्म किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे, उदाहरण पूछा गया था, डेफिनेशन आप लिख लेना। उदाहरण क्या है हमारा, जैसे बॉक्साइड, बॉक्साइड का सूत्र भी बताया था मैंने, Al2O3 इंटू 2H2O। इसमें से क्या तो कौन सी धातु हमारी, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम तो निष्कासन करेंगे हम। तो बॉक्साइड का निस्तापन करने पर उसमें उपस्थित जल वाष्पित होकर निकल जाता है। इसमें जल ही तो लगा हुआ है तो जल निकल जाएगा, बहुत ही आसान तरीका समीकरण है इसकी। Al2 बॉक्साइड का सूत्र यहाँ लिख दिया, ये गर्म किया इसे तो क्या हो जाएगा, Al2O3 अलग निकल जाएगा और जल अलग निकल जाएगा, 2H2O प्लस लगा के लिख देंगे इसे, ठीक है। अच्छी डेफिनेशन है, इसे याद कर लेना। अगला है हमारा भर्जन, ये भी पूछा गया था। ये सभी जो निष्कर्षण में सभी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे तरीके से पढ़ लेना। भर्जन, सांद्रित अयस्क को अकेले या अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में, दोबारा पढ़ो देखो, सांद्रित अयस्क को, जो अयस्क सांद्रित हो गया हमारा, को अकेले, या तो अकेले गर्म करेंगे या अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर, या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलाकर वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में, यानी जो वायु हो वो नियंत्रित मात्रा में हो, उसे बिना पिघलाए गर्म करने की प्रक्रिया जो होती है वो भर्जन कहलाती है। यानी सांद्रित अयस्क को अकेले या किसी अन्य पदार्थ मिलाकर वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में क्या करते हैं, उसे बिना पिघलाए गर्म करते हैं, वो कहलाती है हमारी भर्जन क्रिया कहलाती है। बहुत अच्छी डेफिनेशन लिखी हुई है, नोट कर लेना। और ये क्रिया हमेशा ध्यान रखना, बहुबोली में पूछा जा सकता है। ये क्रिया जो होती है प्राय किस में होती है, परावर्तनी भट्टी में कराई जाती है। भट्टी के प्रकार नहीं दिए हैं, पहले दिए गए थे। परावर्तनी भट्टी में भर्जन की क्रिया होती है, संपन्न कराई जाती है, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देख लो, जैसे कॉपर पायराइट। कॉपर पायराइट का सूत्र मैंने बताया था अभी फेन पिलावन विधि में, ठीक है। तो कॉपर पैरा सल्फाइड इसको का सूत्र, सल्फाइड का निष्कासन होता है जिसमें, वो कहलाती है हमारी फेन पिलावन विधि में, होता है नहीं होता है। तो कॉपर पायराइट यहाँ पर किसका बात हो रही थी, भर्जन की बात हो रही थी, नहीं हो रही थी। एक बात और ध्यान रखना पहले, उससे पहले, कि जो अभी मैंने समझाई थी निस्तापन प्रक्रिया, वो निस्तापन जो था वो उस कौन से अयस्कों में होती है, अयस्क कौन सा लिया था हमने, ये तो लिया था बॉक्साइड Al2O3 इंटू 2H2O। जो निस्तापन क्रिया होती है वो कार्बोनेट अयस्क में, जो CO3 हो जिसमें, और ऑक्साइड अयस्कों में, और OH हाइड्रोक्साइड अयस्कों में, इन तीनों में होती है निस्तापन वाली क्रिया कराते हैं, निस्तापन कराते हैं इन तीनों में अयस्कों में। या कार्बोनेट अयस्क हो जिसमें कार्बोनेट CO3 हो, या O2O हो इसमें, या OH हो, ऐसे अयस्कों में क्या कराते हैं हम, निस्तापन कराते हैं, ठीक है। इसमें देखो O था इसलिए हमने निस्तापन कराया, ठीक है। और जिन अयस्कों में क्या होता है, अयस्क होता है मतलब सल्फाइड अयस्क होते हैं, उसमें कौन सा कराते हैं, भर्जन कराते हैं उनका, सही है। उन्हें भर्जन द्वारा हम उससे धातु निष्कासित करते हैं। और जिसमें कार्बोनेट होता है, उसको में ऑक्सीजन होती है, और OH होता है, अभी बताया था मैंने, उसमें कौन सा
कराते हैं, हम निस्थापन कराते हैं। तो भर्जन भर्जन किस में होगा? सल्फाइड एस्को में। तो उदाहरण सुनो, कापर पायराइट CuFeS2 के, कापर पायराइट का सूत्र याद रखना, CuFeS2 के सांद्रित एस्को, ये कौन किसका एग्जाम्पल है? भर्जन का। परावर्तनी भट्टी में रखकर कम ताप तथा नियंत्रित वायु की उपस्थिति में, अभी मैंने लिखवाया था कि नियंत्रित वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं सांद्रित अयस्क को, और किसमें? परावर्तनी भट्टी में। तब कापर पायराइड अयस्क ऑक्सीकृत होकर कापर सल्फाइड तथा फेरस सल्फाइड बनाता है। ये तीनों समीकरण आपको याद रखनी होंगी। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से क्या करता है, ये कापर पायराइड था, उसे नियंत्रित वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो वायु का सूत्र लगा देंगे O2, सही है। तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा? ये निकालेंगे Cu कॉपर सल्फाइड CuS, एस के कितने रह गए? 2 दूनी 4, कितने रह गए इसके? एस के 4 थे, तो एक ये हो गया हमारा, हो गया नहीं हो गया? एक यहाँ पर कितने रह गए? 3 रह गए। Cu के 2 हो गए यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर Fe के 2 हैं, दूसरा बन जाएगा हमारा आयरन सल्फाइड, तो कॉपर सल्फाइड बन जाएगा, एक आयरन सल्फाइड बनेगा जिसे कहते हैं फेरस सल्फाइड, ठीक है। तो यहाँ पर Fe और S निकाल लेंगे, तो कितने बचे? 3H 2S 2 Fe हो गए पूरे हमारे, Fe के 2 हैं यहाँ पर भी Fe के 2 हो गए, S के 2 ये हो गए, तो यहाँ पर कितने बचे? S के कितने बचे थे? 3 बचे थे, तो 2 यहाँ पर हो गए। अब बचा एक S का मैंने यहाँ लगा दिया SO2 हर बार में बननी है। आप क्या करेंगे? इसको उठाएंगे हम Cu2S को, मैं बना के दिखा दे रहा हूँ आपको प्रॉब्लम ना हो। देखो पहले लिया हमने कॉपर पायराइड CuFeS2, किसके साथ गर्म कराया हमने? O2 के साथ में, वायु की नित्य अवस्था में गर्म करेंगे, तो क्या बन जाएगा हमारे? एक बनेगा कॉपर सल्फाइड CuS प्लस एक बनेगा हमारा फेरस सल्फाइड FeS। अब यहाँ पर देखो S के 2 पूरे हो गए, और हमें एक का बनाना भी SO2 भी बनाना है, ये 3 चीज़ बनती हैं। तो यहाँ पर 2 मालिक्यूल ले लेंगे हम, Cu के 2 हो गए, तो यहाँ पर Cu के कितने हैं? एक है, एक ही तो हमारा हुआ यहाँ पर, तो यहाँ पर लगाएंगे हम, कितने लगा देंगे? Cu2 लिखेंगे यहाँ पर, कॉपर सल्फाइड का सूत्र ये होता है Cu2S, Cu2S हो गया यहाँ पर, Cu2S तो हो गया। अब यहाँ पर देखो Fe के 2 हो गए, तो Fe के 2 Fe के हो गए, और S के कितने? देखो यहाँ पर एक S का ये, 2 S के ये 3, और एक ये 4 S के, देखो यहाँ पर 2 दूनी 4 S के 4 पूरे हैं, 2 Fe के पूरे हैं, तो 2 Fe के पूरे हो गए। अब यहाँ पर Cu के 2 हैं, Cu के 2 हो गए, अब O के 2 हैं, यहाँ पर O के 2 हो गए, समीकरण संतुलित हो गई। तो आप क्या करेंगे? C2S को दोबारा लेंगे हम और ऑक्सीजन के साथ गर्म करेंगे, तो क्या बन जाएगा? एक हमारा कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, C2O बन जाएगा। 2 इसको मालिक्यूल ले लेंगे, कॉपर के कितने हो गए? 4, तो 2 कॉपर के 4 यहाँ पर है। S को किसके साथ में ले लेंगे हम? O के साथ में, तो SO2 हो जाएगा यहाँ पर। अब इसका हमने सल्फाइड को हमने ऑक्सीजन ऑक्साइड में चेंज कर लिया। अब इस वाले सल्फाइड को लेंगे हम, फेरस सल्फाइड को यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ, उसके भी साथ गर्म करेंगे ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ बन जाएगा फेरस ऑक्साइड बन जाएगा, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी, ठीक है। और सल्फर को हमने क्या, सल्फर ऐसी बन जाती है, सल्फर को ऑक्सीजन के साथ गर्म करें तो क्या बन जाता है? SO2 बन जाता है। ये चारों समीकरण आपको देनी होंगी, जब भर्जन क्रिया आप समझाएंगे तब आपको पूरे नंबर देगा वो, ठीक है। तो इस तरीके से दोबारा नोट कर लेना, बार बार प्रैक्टिस कर लेना, आप समझ जाओगे। अगला है हमारा प्रगलन। प्रगलन क्या है? सांद्रित या निस्तापित, निस्तापित या भर्जित। सांद्रित होना चाहिए, सांद्रित कर लिया उसे हमने, और निस्तापित और भर्जित, या निस्तापित कर लिया अगर ऑक्साइड अयस्क है, या फिर हाइड्रोक्साइड अयस्क है, या कार्बोनेट अयस्क है, तो उसे निस्तापित करेंगे। और भर्जित किसे करेंगे? जिसमें हम सल्फाइड अयस्क को भर्जित करेंगे। तो सांद्रित, निस्तापित या भर्जित अयस्क में कोक तथा उचित गालक मिलाकर, कोक किसे कहते हैं? कोक दिख रहा है आपको, ये देखो अच्छी तरीके से। तो सांद्रित, निस्तापित या भर्जित अयस्क में कोक तथा उचित गालक मिलाकर मिश्रण को उच्च ताप पर गर्म करके गलाने की क्रिया को प्रगलन कहते हैं। सांद्रित होना चाहिए अयस्क, और निस्तापित या भर्जित अयस्क होना चाहिए, में कोक मिलाते हैं तथा उचित गालक मिलाते हैं, और उसे उच्च ताप पर क्या करते हैं? गर्म करते हैं, फिर उसे गलाने की क्रिया कहलाती है, हमें प्रगलन कहलाती है। बहुत अच्छी डेफिनेशन है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं। सांद्रित, निस्तापित या भर्जित अयस्क में कोक तथा उचित गालक मिलाकर मिश्रण को उच्च ताप तक गर्म करने की गलानी क्रिया को क्या कहते हैं? प्रगलन कहते हैं। ये क्रिया किसमें होती है? प्रायः बात्या भट्टी में होती है, ध्यान रखना। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, दिख रहा है? देखो हेमेटाइट, जैसे हेमेटाइट क्या है? हमारा एक अयस्क है, हेमेटाइट जो सांद्रित है, भर्जित कर लिया है हमने,
या फिर उसे भर्जित नहीं, इसे होगा निस्तापित, ओ है ना इसमें, तो निस्तापित कर लिया। हेमेटाइट Fe2O3 से आयरन प्राप्त करने के लिए सांद्रित निस्तापित या भर्जित अयस्क में कोक, इसमें क्या कहलाते हैं, कोक मतलब कार्बन या चूने का पत्थर गालक में, कोक मतलब कार्बन होता है, कार्बन तथा चूने का पत्थर गालक मिलाकर बात्य भट्टी में गलाते हैं। सही है। Fe2O3 जो सांद्रित है और निस्तापित है, उसमें कोक मिलाकर, चूने का पत्थर मिलाकर, कोक और चूने का पत्थर मिलाकर क्या करते हैं, इसे बात्य भट्टी में गलाते हैं। ध्यान रखना, प्रज्वलन की जो प्रक्रिया होती है वो किसमें होती है, बात्य भट्टी में होती है प्राय। ठीक है। इस प्रक्रिया में Fe2O3 Fe में परिवर्तित हो जाता है, किसमें, आयरन में परिवर्तित हो जाता है, मतलब धातु मिल जाती है हमें Fe2O3 में हेमेटाइट से। तो Fe2O3 हेमेटाइट को कार्बन के साथ जब गर्म करेंगे, 3 कार्बन के मालिक्यूल ले लिए मैंने, और Fe जो दो Fe के 2 थे, तो Fe को हो गया, क्या बन जाएगी हमारी, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी, कार्बन के 3 और ऑक्सीजन के 3। यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 3 थे, कार्बन के 3 थे, बहुत ही सरल। आप क्या करेंगे, इसी को हेमेटाइट को, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसके साथ गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, Fe के 2 शुरू में आ जाएंगे, ओके कितने यहाँ पर 3 ओके हैं, और ओके यहाँ पर देखो CO2 बन जाएगी अब अगली वाले में। ठीक है। तो ये समीकरण करके देख लेना, समीकरण आपको देनी पड़ेगी अगर पूरे नंबर लेना है प्रज्वलन में। तो प्रज्वलन की पूरी डेफिनेशन हो गई, यहाँ पर उदाहरण आपको देना पड़ेगा, उदाहरण पूछ रहा है तब पूरे नंबर देगा वो। ठीक है। अब अगली डेफिनेशन पे आ जाओ। अगला है गालक। ये बहुत पूछा जा चुका है, गालक या धातुमल। धातुमल की डेफिनेशन भी इसमें है, गालक की ये कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए अच्छी तरीके से पढ़ लेना इसे। गालक है क्या वास्तव में, वे पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के साथ, वे पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के साथ उच्च ताप पर क्रिया करके उन्हें सरलता से गलाकर, मतलब अयस्क में जो अशुद्धियाँ होती हैं उन्हें उनके साथ क्रिया करते हैं और उन्हें सरलता से गलाकर अलग होने वाले पदार्थों के रूप में दूर कर देते हैं, और उन्हें अलग दूर कर देते हैं अयस्क से, वो क्या कहलाते हैं, हमारे गालक कहलाते हैं। अलग होने वाले पदार्थ धातुमल कहलाते हैं, जो अलग पदार्थ हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे धातुमल कहलाते हैं। गालक 2 प्रकार के होते हैं, और कौन से होते हैं, देखो, क्षारीय गालक। अयस्क में यदि, ये गलत हो गया हमारा, ठीक है, अयस्क में यदि अपद्रव्य अम्लीय प्रकृति के उपस्थित हों तो क्षारीय गालकों का प्रयोग में लाते हैं। अगर अयस्क में अपद्रव्य होते हैं, जो अशुद्धियाँ होती हैं वो अम्लीय प्रकृति की हों, तो कौन से गालक प्रयोग करते हैं हम, क्षारीय गालक प्रयोग करते हैं। जैसे क्षारीय गालक कौन सा हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ध्यान रखना, क्षारीय गालक में क्या होता है, क्षारीय गालक में अगर अशुद्धियाँ अम्लीय प्रकृति की हैं तो क्षारीय गालक का प्रयोग करेंगे। जैसे क्षारीय गालक है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, तो हमारा क्षारीय गालक हो गया कैल्शियम कार्बोनेट क्षारीय गालक में, और अशुद्धियाँ कैसी है हमारी, अम्लीय प्रकृति की, तब हमारा क्षारीय गालक प्रयोग में लाते हैं। और जैसी क्षारीय गालक अम्लीय अशुद्धियों से क्रिया करती है तो वह अशुद्धियों को दूर कर देती है, और क्या बनाती है, हमारी कैल्शियम सिलिकेट बनाती है। कैल्शियम सिलिकेट ये कहलाता है हमारा धातु मल कहलाता है, कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है। अब आ जाओ अम्लीय गालक पे। अम्लीय गालक क्या होता है, इसमें अम्लीय गालक होता है और अशुद्धि कैसी होती है हमारी, क्षारीय। अयस्क उल्टा होता है बिल्कुल, अयस्क में यदि अपद्रव्य क्षारीय प्रकृति के उपस्थित हों, देखो उसमें कैसे थे, अम्लीय प्रकृति की क्षारीय में गालक अशुद्धियाँ, इसमें अयस्क में यदि अपद्रव्य क्षारीय मतलब अशुद्धियाँ जो क्षारीय प्रकृति की हों अयस्क में, तो अम्लीय गालक, ये गालक दिख नहीं रहा, देखो अब देखा, अयस्क में यदि अपद्रव्य क्षारीय प्रकृति हो, मतलब अशुद्धि क्षारीय प्रकृति की उपस्थित हो, तो अम्लीय गालकों का प्रयोग में लाते हैं। जैसे अम्लीय गालक कौन सा है हमारा, SiO2 अम्लीय गालक है। अगर अम्लीय गालक है और क्षारीय कौन सी अशुद्धि ले ली हमने, कैल्शियम ऑक्साइड। जब अम्लीय गालक क्षारीय अशुद्धि के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है हमारा, कैल्शियम सिलिकेट बनाता है। ये कहलाता है हमारा धातुमल। दोनों रिएक्शन, मतलब कैल्शियम सिलिकेट का सूत्र ऊपर भी बताया था मैंने, ये भी कैल्शियम सिलिकेट का सूत्र है। अब तीसरा पॉइंट रहेगा हमारा धातु का शोधन। धातु का शोधन प्राय मुख्य रूप से करते हैं विद्युत अपघटनीय विधि। जैसे कापर है तो कापर का अगर शोधन करेंगे, कापर हमने निकाल लिया, सब कुछ प्रोसेस करके, निस्तापित करके, सांद्रित करके अच्छी तरीके से, तो उसे बाद में क्या करते हैं हम, उसका शोधन करते हैं। किससे, विद्युत अपघटनीय विधि से। विद्युत अपघटनीय विधि मैं समझा दे रहा हूँ थोड़ा सा। ये है हमारी विद्युत अपघटनीय विधि, ये वाली। इसमें ये बात ज़्यादा पूछी नहीं जाती, इसलिए विद्युत अपघटनीय को मैंने समझाया नहीं है, क्योंकि जो शोधन है वो आता नहीं है ज़्यादा। सिर्फ आपको फोकस करना है जो निष्कर्षण बताया था मैंने उसमें, आपको इसमें पाठ में निस्तापन, भर्जन और प्रज्वलन और ये धातुमल, गालक आपको, और मिश्र धातु, ये 4-5 चीज़ें पढ़नी है, इसी से रिलेटेड आ जाएगा, और अन्यथा इसमें से कोई बच के नहीं जाएगा आपका। ठीक है। ये आपकी विद्युत अपघटनीय विधि है, इसमें
3 शेर का प्रयोग किया गया है। ये एल्यूमिनियम की विद्युत विधि है, बहुत ही अच्छी भाषा में लिखा हुआ है, पढ़ लेना। अगर समझ में नहीं आया तो मैं इसकी भी वीडियो आपको बना के भेज दूंगा, ठीक है। अब अगला चैप्टर होगा हमारा पार्ट 4, वो 2 वीडियो में डिवाइड होगा। एक में आईयूपीएससी को बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा मैं, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और इसे शेयर करना ना भूलें। 2 पार्ट में वीडियो बनाऊंगा मैं पार्ट 4 की। एक में आईयूपीएससी शुरू से लेकर आखिर तक, और दूसरा पार्ट होगा उसका, उसमें जो क्वेश्चन होंगे महत्वपूर्ण वो सभी क्वेश्चन कराए जाएंगे। पार्ट 4 2 वीडियो में डिवाइड हो जाएगा, महामैराथन की वीडियो, ठीक है। तो यहीं पर मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ।